हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक। जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैंने डिसाइड किया है कि पूरा टर्म 2 का सिलेबस हम एक ही वीडियो में रिवाइज कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके चैप्टर्स, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज, इनके लिए अलग अलग 3 वीडियोस बनाई हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट स्टोरीज। टर्म 2 में आपकी 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं। सबसे पहले आज हम उनकी समरी करेंगे, उसको समराइज करके अच्छे से समझेंगे। देन उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच और उन्हीं के अंदर आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। So first short story is The Making of a Scientist. So this short story is about a great scientist, Richard Albright. Qualities of scientist. Richard Albright was a devoted student of science. He had all the qualities that are required for the making of a scientist. Richard Albright साइंस का एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसके अंदर वो सभी क्वालिटीज थी जो एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए होनी चाहिए। But there was another person behind his success. Who was that? It was his mother's contribution. It was his mother who recognized her son's driving curiosity. She encouraged him in his interest to know more and more about the things around him. सबसे पहले उसकी मदर ने रिकॉग्नाइज किया था कि रिचर्ड के अंदर कौन सी क्यूरियोसिटी है, और जैसे ही रिचर्ड की मदर को पता चला कि उसका इंटरेस्ट साइंस में है, उसने उसे और इनकरेज किया कि वो इन चीजों में और इंटरेस्ट ले सके। शी ऑर्गेनाइज फॉर हिम ट्रिप्स सो दैट ही कुड हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द थिंग्स। रिचर्ड की मदर ने कुछ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए ताकि रिचर्ड साइंस के और नजदीक जा सके और फर्स्ट हैंड नॉलेज ले सके। फर्स्ट हैंड नॉलेज मीन्स जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, लाइवली। साइंटिफिक गैजेट्स। अब रिचर्ड को साइंटिफिक गैजेट्स किसने खरीद के दिए? इट वॉज हिज मदर। शी बॉट हिम अ टेलीस्कोप, अ कैमरा, अ माइक्रोस्कोप एंड अ नंबर ऑफ अदर साइंटिफिक गैजेट्स। और उसे ये साइंटिफिक गैजेट्स क्यों लेके दिए गए? ताकि वो बटरफ्लाई से रिलेटेड जो भी रिसर्च कर रहा था या डीप स्टडी कर रहा था उसे और अच्छे से कर सके। एंड देयर इज एन इम्पॉर्टेंट बुक, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क. The turning point in his life was the day when his mother gave him a book called The Travel of Monarch. रिचर्ड की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा दिन था जब उसकी मदर ने उसको ये बुक दी, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑल द बटरफ्लाइज. इट वॉज अबाउट द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च. इसमें बटरफ्लाइज की माइग्रेशन से रिलेटेड डीप रिसर्च थी और सभी डीप डिटेल्स गिवन थी, विच वुड बी हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ रिचर्ड एब्राइट. सो वी आर डन विद समरी. अब हम करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, हु इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट. इस कहानी का मेन किरदार है. इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टर स्केच में हम सारी डिटेल्स डीप में करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. रिचर्ड एब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स हु ग्रू अप इन पेनिसिल्वेनिया इन यूएस. रिचर्ड का जन्म यूएस में हुआ था और वो अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड था, उसका कोई और भाई बहन नहीं था. ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड. और जब वो 3rd क्लास में था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी. सो हिज मदर वॉज हिज ओनली कंपेनियन. तो अब उसका कौन कंपेनियन रह गया था? सिर्फ उसकी मदर. एज अ लिटिल बॉय ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. रिचर्ड ने बचपन में ही बटरफ्लाइज, रॉक्स और फॉसिल्स के अलग अलग टाइप्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे. तो इससे हमें पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही साइंस में था. बिसाइड्स ही डिड स्टार गेजिंग एट नाइट्स. इसके अलावा रात के टाइम रिचर्ड स्टार्स को देखता ही रहता था काफी टाइम के लिए. मीन्स वो उनको ऑब्जर्व करता था. He was an intelligent student who did his work with single-minded devotion, dedication and determination. रिचर्ड बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन बहुत डिवोटेड भी था साइंस की तरफ, और साइंस को पढ़ने के लिए उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन थी और डिटर्मिनेशन थी. He was a champion debater, a good public speaker, a good canoeist and an expert photographer. रिचर्ड साइंस में तो अच्छा था ही, उसके अलावा वो एक बहुत अच्छा डिबेटर था. वो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करता था. एक बहुत अच्छा ओरेटर था. ओरेटर मीन्स जिसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है. तो उसमें और भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी. He had a keen and healthy spirit of competition coupled with curious mind. उसके अंदर बहुत अच्छी कंपटीशन की स्पिरिट थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका माइंड बहुत क्यूरियस था. उसके आसपास जितनी भी चीजें होती थी वो उन सभी चीजों को जानना चाहता था. He learned from his failures.
जब भी रिचर्ड किसी न किसी एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता था तो वो निराश नहीं होता था, वो इन चीजों से कुछ ना कुछ सीखता था। He always performed his experiments with great patience and remained modest in spite of his great सक्सेस। अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेसफुल भी हो जाता था तो भी वो अपने आप पर प्राउड फील नहीं करता था, और सभी एक्सपेरिमेंट करते टाइम वो बहुत पेशेंस रखता था। तो एट द एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं, अभी तक हमने जितना भी रिचर्ड एब्राइट के बारे में पढ़ा उसके अंदर वो सभी क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती हैं। सो ये था रिचर्ड एब्राइट का कैरेक्टर स्केच। इसमें आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो आपने इसको जरूर अच्छे से करना है। सो नेक्स्ट इज एब्राइट्स मदर, क्योंकि सिर्फ वही थी जो एब्राइट की फ्रेंड थी और उसकी कंपेनियन थी। शी वॉज द प्राइमरी एंड द मोस्ट वाइटल सोर्स हु इंस्पायर्ड एंड एनकरेज्ड हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। वो एब्राइट की मदर ही थी जिसने एब्राइट को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और उसे इनकरेज किया सो दैट ही कैन फुलफिल हिज ड्रीम्स। She took keen interest in his activities and kept a vigilant eye on the areas of interest. उसकी मदर हमेशा इस चीज का ध्यान रखती थी कि रिचर्ड का इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटीज में है, और जिन चीजों में उसका इंटरेस्ट होता था उसी चीजों के से रिलेटेड वो उसको और चीजें लाके देती थी, उन एरियाज पर उसको लेकर जाती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, एब्राइट बिकेम हर एंटायर वर्ल्ड। शी वुड स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग विद हर सन एट द डाइनिंग टेबल। उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनका पूरा ध्यान सिर्फ एब्राइट के ऊपर ही रहता था और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एब्राइट के साथ ही स्पेंड करती थी। हर इवनिंग में जो डिनर था वो एब्राइट के साथ ही करती थी। एंड फाउंड सच वर्क फॉर हिम दैट हेल्प्ड हिम लर्न थिंग्स। और वो हमेशा कुछ ना कुछ एब्राइट के लिए ऐसा ढूंढ कर लाती थी जो उसे उसकी लर्निंग में हेल्प करे। नोटिसिंग इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, शी बॉट फॉर हिम telescopes, microscopes, mounting material, cameras and other equipments. एब्राइट की मदर उसके इंटरेस्ट को नोट करती थी और उसी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स उसको ला कर देती थी, जैसे कि टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और मटेरियल्स या सम कैमरास। When her son started collecting butterflies, she bought him a book टाइटल ट्रेवल्स ऑफ मनाक। जब रिचर्ड एब्राइट ने अलग अलग बटरफ्लाइज के स्पीशीज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था तो उसकी मदर ने उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लाके दी थी, ट्रेवल्स ऑफ मनाक, और इसी से रिचर्ड एब्राइट की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। सो एट द एंड शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू ग्रूम हर सन्स साइंटिफिक टेम्परामेंट। उसकी मदर ने हर वो कोशिश की ताकि रिचर्ड एब्राइट का जो टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक बन सके। सो दिस वाज द कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट्स मदर। इसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं कि कैसे रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उसकी हेल्प की उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट सेट करने में, या फिर रिचर्ड एब्राइट की मदर का क्या रोल रहा है उसकी सक्सेस में। सो नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी इज द नेकलेस। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। Really, aspiration have no limits, but in our real life, we should never forget the ground realities. This is the message of this short story. हमारी जो भी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं होती हैं उनका कोई भी एंड नहीं होता, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें या हम जितना मर्जी अचीव कर लें, बट इन रियलिटी हमारा जो भी लेवल है, हम पुअर हैं, हम मिडिल क्लास हैं या रिच हैं, हमें अपना लेवल कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। So first is about Matilda, Matilda's desire. Matilda इस कहानी की मेन किरदार है, मेन प्रोटोगोनिस्ट। She was a pretty woman but born in a poor family. Matilda एक बहुत ही सुंदर लेडी है लेकिन उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है। So she was always unhappy और इस वजह से वो हमेशा ही दुखी रहती है। She thought she was born to enjoy all luxuries of life. उसे ऐसा लगता है कि वो इतनी सुंदर है, उसे तो एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए। Her husband had to suffer greatly because of her. She lost the borrowed necklace. और इस कहानी में मटिल्डा की वजह से मिस्टर लॉइजल जो कि इसके हस्बैंड है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मटिल्डा ने एक बहुत ही कीमती नेकलेस उधार लिया था और वो उससे गुम हो जाता है। तो व्हाट आर द सफरिंग्स? वो नेकलेस गुम होने की वजह से इन्हें क्या क्या सफर करना पड़ा। Poor Loisel had to borrow 18,000 francs to replace it. जो नेकलेस गुम हो गया था उसे वापस खरीदने के लिए उन्हें 18,000 फ्रैंक्स जमा करने पड़े। It took him 10 long years to clear the debts. और 18,000 फ्रैंक्स उनके पास नहीं थे, वो उन्होंने उधार लिए थे, तो उसके लिए उन्हें 10 साल लग गए उस उधार को वापस चुकाने में।
Matilda now had a taste of real poverty. अब मैटिल्डा को पता चला कि असलियत में गरीबी क्या होती है। पहले मैटिल्डा चाहे एक पुअर फैमिली से थी, लेकिन जब उसकी मैरिज एक क्लर्क से हो गई थी तो उन्होंने एक मेड को रखा हुआ था, उसे घर का काम खुद नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब वो नेकलेस गुम हो गया उसके बाद मैटिल्डा को उस मेड को हटाना पड़ा और सारा काम वो खुद ही करती थी। इस तरह से मैटिल्डा लॉस्ट ऑल हर ग्रेस, ब्यूटी एंड चार्म। और इस बेवकूफ़ी की वजह से, ओवर शो करने की वजह से मैटिल्डा की जो रियल ब्यूटी थी, उसकी खूबसूरती थी, वो सब उसने खो दी। तो सबसे पहले हम करेंगे कैरेक्टर स्केच। इसमें 3 कैरेक्टर स्केच हैं। फर्स्ट है मैटिल्डा लॉइजल का, और इस कैरेक्टर स्केच में ही आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो आपने कैरेक्टर स्केच को अच्छे से करके जाना है। मैटिल्डा लॉइजल बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। मैटिल्डा लॉइजल के जो बैकग्राउंड है वो भी फैमिली ऑफ क्लर्क्स का ही है। She lives on meager income, enough for basic needs but not to fulfill aspirations. उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन उनका जो लाइवलीहुड है वो चल जाता था, लेकिन उसमें बड़े बड़े ख्वाब पूरे नहीं हो सकते थे। She gets married to a clerk. She is so caught up with her dreams of wealth and pleasure that she is out of touch with the truths of her real life. मैटिल्डा की शादी एक क्लर्क से हुई, क्योंकि खुद भी वो एक पुअर फैमिली से ही थी, लेकिन उसके बाद भी उसे लगता था कि मेरी लाइफ तो लग्जूरियस होनी चाहिए थी, मैं गलत जगह आ गई हूँ। She is unable to fulfill her rich dreams with the modest earning of her husband. अब उसके हस्बैंड की सैलरी बहुत कम थी तो और उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, तो उन्हें वो पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो हर टाइम सैड रहती थी। Indulging in self-pity, Matilda feels that life has been very unkind to her and circumstance have cheated her of what she deserves. मैटिल्डा को अपने ऊपर दया आती थी कि वो इतनी सुंदर है, लेकिन जो उसके बड़े बड़े ख्वाब है, महंगे महंगे नेकलेस पहनने के, महंगी महंगी ड्रेसेस पहनने की, वो पूरा नहीं कर पा रही। उसे लगता है कि जो वो डिजर्व करती थी वो उसे नहीं मिला। शी इज सिंपल बट इज अनहैप्पी बिकॉज शी इज डिससेटिस्फाइड विद व्हाट लाइफ हैज ऑफर्ड हर। मैटिल्डा को अपनी लाइफ में जो भी मिला वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था वो इतनी सुंदर है तो उसके पास बहुत सारी लग्जूरियस चीजें भी होनी चाहिए थी। शी कॉन्स्टेंटली ग्रम्बल्स मीन्स बार बार चिड़चिड़ करना, बार बार कंप्लेन करना अबाउट हर पॉवर्टी एंड क्रेव्स फॉर रिचेस, लग्जरी, कंफर्ट एंड अटेंशन। मैटिल्डा अपनी पॉवर्टी को लेकर हमेशा कंप्लेन करती थी और हमेशा रिच लोगों की तरफ देखती थी कि उनके पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। हर डिससेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ पिटी टेक्स हर एंड हर हस्बैंड्स लाइफ मिजरेबल। मैटिल्डा की इसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से मैटिल्डा और उनके हस्बैंड की लाइफ बहुत ही बुरी हो गई। इन ऑर्डर टू कीप अप अपीयरेंसेस एंड जस्ट टू फ्लैटर हर प्राइड, she blows up 400 francs on a gorgeous dress. अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मैटिल्डा ने 400 फ्रैंक्स खर्च कर दिए एक सुंदर सी पार्टी ड्रेस खरीदने के लिए। स्टिल नॉट कंटेंटेड, लेकिन उसके बाद भी मैटिल्डा खुश नहीं हुई। She goes on borrowing a necklace from her friend just to impress the wealthy and the rich with her beauty and glamour. मैटिल्डा और उसके हस्बैंड को एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन आया था, तो उसी के लिए उसने वो ड्रेस खरीदी थी, लेकिन उससे भी वो खुश नहीं हुई, तो वो अपनी फ्रेंड के पास एक नेकलेस बोरो करने चली गई। सो दैट उस ड्रेस के ऊपर जब वो नेकलेस पहनेगी तो वहाँ जितने भी रिच लोग आए हैं उनको वो इम्प्रेस कर सके, क्योंकि वो सुंदर तो है ही, जब वो उस ड्रेस को उस नेकलेस के साथ पहनेगी तो वो और भी सुंदर लगेगी। बट शी हैज सम गुड ट्रेट्स टू दैट गेट रिवील्ड ड्यूरिंग एडवर्स सर्कमस्टांसेस। इससे पहले जो हमने मैटिल्डा के बारे में पढ़े हैं वो उसके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट उसके अंदर कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। शी बियर्स हर लॉस एंड मिजरी हीरोइकली। जब मैटिल्डा को पता चल चुका था कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, वो नेकलेस उनसे गुम हो गया है, तो उसने ठान ली थी कि वो अब इस लॉस की भरपाई खुद करेगी। दो अनयूज्ड टू डेली कोर्स, शी टेक्स अपॉन हरसेल्फ ऑल द ड्रॉजरी विदाउट कंप्लेनिंग। मैटिल्डा को डेली घर के काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेड को हटा दिया और सभी काम विदाउट एनी कंप्लेंट के करने शुरू कर दिए। She courageously bears the responsibility of helping her husband pay off the debt and therefore tries her level best to make her contribution. मैटिल्डा ने इस बहुत बड़े उधार को उतारने के लिए अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया और कोई कंप्लेंट नहीं की। So, दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा लॉइजल। जब भी हम कोई कैरेक्टर स्केच लिखते हैं उसमें हम उस पर्सन का
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच इज ऑफ मिस्टर लॉइजल, जो कि मैटिल्डा के हस्बैंड हैं। अ हम्बल क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, लॉइजल इज अ कंटेंटेड पर्सन। मिस्टर लॉइजल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क थे और वो बहुत ही खुश रहते थे। He doesn't believe in putting up appearances and enjoys his simple food. मिस्टर लॉइजल को दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपने सिंपल खाने में ही बहुत खुश थे। And has no shame in accepting his low position. और क्योंकि उनका स्टेटस बहुत लो था, वो जस्ट एक क्लर्क थे, फिर भी उन्हें इस चीज के लिए कोई शेम नहीं थी। He is at peace with himself, his surroundings and life. लाइफ ने उन्हें जो कुछ भी दिया, जो भी उनकी पोजीशन थी, उन सब से वो टोटली सेटिस्फाइड थे। ही इज अ लविंग, केयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग हस्बैंड। मिस्टर लॉइजल मैटिल्डा को बहुत प्यार करते थे, उसकी केयर करते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। He adores his wife very much, gives up his desire to own a gun so that she may buy a new party dress. मिस्टर लॉइजल की डिजायर थी कि वो एक गन खरीदें, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैटिल्डा को एक पार्टी ड्रेस खरीदनी है तो उन्होंने अपनी गन को सेक्रीफाइस कर दिया। इससे हमें पता चला है वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और बहुत ही वाइज हैं। ही कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ। इसका क्या मतलब है? जो उनका स्टेटस था उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ जीते थे। ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। When the necklace is lost, he cooperated at every step to make up for the loss. मिस्टर लॉइजल बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे। जब वो नेकलेस खो गया तो उन्होंने हर स्टेप पर मैटिल्डा के साथ कोऑपरेट किया and make the necessary compromises in his life without complaining. जबकि गलती मैटिल्डा की थी, उन्होंने कभी भी किसी बात की कंप्लेन नहीं की और हर चीज को कॉम्प्रोमाइज किया। A gentleman and a good human being, he comes out as an ideal man who contributes wholeheartedly to his married life. इन सब से हमें पता चलता है मिस्टर लॉइजल एक बहुत अच्छे जेंटलमैन है एंड ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी वो एक अच्छे हस्बैंड बने और उन्होंने पूरे दिल से अपनी मैरिड लाइफ को निभाया है। सो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लॉइजल। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच इज ऑफ मैडम फॉरेस्टियर, जो कि मैटिल्डा की क्लोज फ्रेंड थी। शी टर्न्स आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैडम फॉरेस्टियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रही हैं। शी इज अ रिच लेडी बट वेल्थ हैज नॉट मेड हर एरोगेंट। मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही रिच लेडी है, लेकिन उनके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। एज अ फ्रेंड टू मैटिल्डा वी फाइंड हर टू बी रियली जेन्युइन एज शी हेल्प्स मैटिल्डा इन द आवर ऑफ द नीड। मैडम फॉरेस्टियर एक बहुत ही जेन्युइन लेडी है। जब मैटिल्डा को बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने उनको मना नहीं किया, उसकी हेल्प की। Displaying her generosity, she opens her entire jewelry box in front of Matilda. जेनरॉसिटी होती है जिसका बहुत बड़ा दिल होता है। मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही जेनरस थी। जब मैटिल्डा को ज्वेलरी की जरूरत थी तो उन्होंने अपना पूरा ज्वेलरी बॉक्स उसके सामने खोल के रख दिया। She is considerate when Loisel delays the return of the necklace. जब मैटिल्डा ने नेकलेस को रिटर्न करने में देरी कर दी तो भी मैडम फॉरेस्टियर ने बहुत पेशेंस दिखाई। सरप्राइजिंगली एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी कंक्लूड्स द एंटायर नरेटिव। बट जब मैडम फॉरेस्टियर को पता चलता है कि वो जो नेकलेस गुम हो गया था और इन्होंने उसे रिप्लेस करने के लिए एक असली डायमंड नेकलेस खरीदा, तो उन्होंने मैटिल्डा को जल्दी से वो स्टोरी बताई कि सच क्या है। शी रिवील्स टू मैटिल्डा दैट हर नेकलेस वॉज मेड अप ऑफ फॉल्स डायमंड्स। वो मैटिल्डा को बताती है कि उसका खुद का नेकलेस तो एक फॉल्स डायमंड से बना हुआ था और वो बहुत ही सस्ता था। नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स में आ जाता। शी इज नॉट एट ऑल वरीड दैट शी मे हैव टू रिटर्न द नेकलेस। मैडम फॉरेस्टियर चाहती थी तो इस चीज को छुपा भी सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी ऑनेस्टी दिखाई और मैटिल्डा को सच बताया कि उनका नेकलेस नकली था। लाइक अ ट्रू फ्रेंड फील्स बैड फॉर मैटिल्डा एट हर अननेसेसरी सफरिंग। मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा की एक ट्रू फ्रेंड थी और जो भी सफरिंग मैटिल्डा को झेलनी पड़ी उसके लिए वो बहुत दुखी होती हैं। वी फाइंड हर सिंपैथाइजिंग विद लॉइजल, शी इज इंडीड अ ट्रू फ्रेंड। और इन सब से पता चलता है कि जो मैडम फॉरेस्टियर है वो मैटिल्डा की एक ट्रू फ्रेंड है। सो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडम फॉरेस्टियर। So third short story is The Hack Driver. So there is a main character जिसको नाम से जाना जाता है बिल और इसका रियल नेम है ऑलिवर लुटकिंस। Knew from the very start that the lawyer was looking for लुटकिंस। बिल को पहले से ही पता था कि ये जो लॉयर गांव में आया है समन्स देने के लिए, ये ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा है।
बिकॉज द लॉयर हैड हिमसेल्फ टोल्ड हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट, क्योंकि लॉयर ने जिस हैक ड्राइवर को हायर किया उसको ये बता दिया था कि वो यहाँ पर समन देने आया है। किसे? ओलिवर लुटकिंस को। और ओलिवर लुटकिंस कौन है? ये बिल है, लेकिन ये बता नहीं रहा कि यही ओलिवर लुटकिंस है। When he went to fetch his hack for the lawyer, he made up his plan of taking the lawyer around the town and make a fool of him. सबसे पहले जब लॉयर गांव में आता है तो उसको पहला इंसान मिलता है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि उसका नाम है बिल। वो इस लॉयर के लिए एक गाड़ी हायर करने के लिए जाता है, लेकिन कोई और गाड़ी नहीं मिलती तो वो कहता है मैं ही आपको अपनी गाड़ी में पूरे गांव में ले चलूंगा। और वहीं पर वो प्लान बना लेता है कि मैं लॉयर को पूरे गांव में घुमाऊंगा और इस तरह से उनसे बेवकूफ बनाऊंगा। क्यों बेवकूफ बनाएगा? क्योंकि लॉयर ढूंढ रहा है ओलिवर लुटकिंस को, और ओलिवर लुटकिंस रियलिटी में कौन है? बिल ही है, लेकिन ये बात लॉयर को नहीं पता। द यंग लॉयर हैड बीन सेंट देयर टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। लॉयर को गांव में भेजा गया है समन्स देने के लिए, जो कि ओलिवर लुटकिंस के लिए हैं। Since he had never seen that man himself, he took the hack driver's help to take him to the place where Oliver Lutkins lived. लॉयर ने ओलिवर लुटकिंस को कभी नहीं देखा तो वो इस हैक ड्राइवर की हेल्प लेते हैं ताकि वो उसे ओलिवर लुटकिन तक पहुंचा दे। Now it happened that the hack driver was Oliver Lutkins himself. जो हैक ड्राइवर है वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस है, लेकिन ये बात उसने अभी तक भी उस लॉयर को नहीं बताई थी। When he came to know about the lawyer's purpose of coming there, he decided to fool him. He offered to take him to the places where Lutkins could be found. जैसे ही हैक ड्राइवर को पता चलता है कि लॉयर का पर्पस ऑफ विजिट क्या है, वो उसे बेवकूफ बनाता है, गांव में जगह जगह लेकर जाता है जहां पर भी वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ सकता था, बट रियलिटी में वो उसे बेवकूफ बना रहा था। He kept driving his hack round the town all day. बिल गाड़ी को पूरा दिन गांव में घुमाता रहा और अभी तक उन्हें ओलिवर लुटकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ओलिवर लुटकिन तो खुद ही बिल था। He charged a lot of money from the lawyer, और पूरे गांव में घुमाने के बिल ने लॉयर से बहुत सारे पैसे भी ले लिए। Having failed to find Lutkins anywhere, he dropped the lawyer back the railway station. वो पूरे गांव में घूमते रहे लेकिन उन्हें ओलिवर लुटकिन कहीं भी नहीं मिला, तो हैक ड्राइवर ने लॉयर को वापस रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। इस तरह से द लॉयर केम बैक टू द सिटी विदाउट सर्विंग द समन्स। उन्हें ओलिवर लुटकिंस कहीं भी नहीं मिला, तो इस तरह जो लॉयर है वो वापस शहर चला गया समन्स को बिना सबमिट किए, क्योंकि ओलिवर लुटकिन तो मिला ही नहीं। कैसे मिलता? ओलिवर लुटकिन कौन था? खुद जो हैक ड्राइवर था, बिल वॉज रियल ओलिवर लुटकिंस। So first is the character sketch of Oliver Lutkins, जिसको बिल के नाम से भी जाना जाता था। He worked as a delivery man at New Mullion Station. न्यू मुलियन स्टेशन पे वो एक डिलीवरी मैन का काम करता था। उसकी एज थी अराउंड 40। He was a red faced and fat around the middle. उसका फेस बिल्कुल रेड था और वो थोड़ा सा हेल्दी था। He had a friendly and cheerful nature. उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली था, वो जल्दी ही किसी से भी बात कर लेता था। He was good at winning others' confidence. और उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, वो जैसे ही किसी से बात करता था उसका दिल जीत लेता था। He was quick-witted. क्विक विटेड मीन्स जैसे ही आपके सामने कोई बात आए आप उस पर जल्दी रिएक्ट कर दो। He had little consideration for others and exploited their gullibility to his convenience. गलीबल का मतलब होता है जो इजीली बेवकूफ बन जाते हैं। ओलिवर लुटकिंस बहुत ही क्लेवर था और जिन लोगों को वो बेवकूफ बना सकता था उन्हें वो एक्सप्लॉइट करता था। He cheated the lawyer on the pretext of helping him in locating Lutkins and thereby extracted money from him. Oliver Lutkins ने उस लॉयर के साथ चीटिंग की और रियलिटी में उसे ये शो किया कि वो उसकी बहुत हेल्प कर रहा है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, और इस तरह से उसने लॉयर से बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए। He had the art of tricking. ट्रिकिंग मीन्स किसी को भी बेवकूफ बना देना। एंड इजीली चीटेड एन एजुकेटेड लॉयर फ्रॉम अ सिटी। और उसके अंदर ये कला थी, इसीलिए उसने बहुत आसानी से इस लॉयर को बेवकूफ बना दिया। The fact that he laughed at him the next day when lawyer delivers the summons shows that he didn't repent his action. Next day जब लॉयर फिर से आता है और उसको समन्स देता है तब भी उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होता कि उसने लॉयर के साथ गलत किया। He seemed to have little respect for law as he disobeyed the earlier summons.
और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उसके अंदर लॉ के लिए भी, कानून के लिए भी किसी तरह की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि उसने समन्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। तो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑलिवर लुटकिंस। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द यंग लॉयर, जो कि समन देने उस गांव में गया था। किसे देने गया था समन्स? ऑलिवर लुटकिंस को। The narrator graduated in law with honors and worked as a junior assistant clerk in a reputed law firm. लॉयर एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की पोजीशन पर काम करता था और वो एक ग्रेजुएट था। His work include the unpleasant task of serving summons, और उसे समन्स भी सर्व करने पड़ते थे और ये काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? Like a cheap private detective in the dirty and shadowy corners of the city to people who even beat him up at times. उसे ये काम इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उसे इंटीरियर एरियाज में जाना पड़ता था, जहाँ पर बहुत ही गंदगी होती थी, बहुत डीप कॉर्नर्स होते थे, और समटाइम्स जिन्हें वो समन्स देने जाता था वो लोग उसकी पिटाई भी कर देते थे। He was sent to New Mullion to locate Lutkins. उसे न्यू मुलियन इस गांव में भेजा गया ताकि वो ऑलिवर लुटकिंस को समन्स दे सके। And serve the court notice. In the new place, he was easily befooled by Lutkins himself. ये उसके लिए एक नई जगह थी और यहाँ उसे बहुत आसानी से बेवकूफ बना दिया। किसने? खुद ऑलिवर लुटकिंस ने, क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं था। लुटकिंस इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बिल एंड वॉन हिज कॉन्फिडेंस। लुटकिंस ने उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरा नाम है बिल, और इस तरह से उसने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया कि मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। The city-bred lawyer had studied law, but he knew little about human nature and the country folk. लॉयर ने लॉ की स्टडी तो की थी, लेकिन उसको कुछ ह्यूमन बींग्स का रियल नेचर नहीं पता था कि लोग उसे बेवकूफ भी बना सकते हैं। He trusted the cab driver at the very first meeting. जैसे ही वो कैब ड्राइवर उसे मिला, उसने फर्स्ट मीटिंग पर ही उस पर भरोसा कर लिया। He formed opinions hastily about villagers and the village life, but received a shock. जैसे जैसे ऑलिवर लुटकिंस उसको गांव में ले जाता गया, उसे भी गांव वैसा ही लगता गया, लेकिन वो रियलिटी का पता कर ही नहीं पाया। When he was laughed at by Lutkins and his mother on the platform the next day, और नेक्स्ट डे जब वो फिर से सम्मन देने आया और उसे पता चला कि ये ही ऑलिवर लुटकिंस है और उसकी मदर और लुटकिंस उस पर हंसने लगे, तब उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। So this is the character sketch of the lawyer. So next short story is about भोली। भोली is the main character. भोली एक छोटी सी लड़की है जिसका फेस पूरा खराब हो जाता है किसी बीमारी की वजह से, और वो पढ़ने में भी अच्छी नहीं होती। एक्चुअली भोली इज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, कोई भी उसकी तरफ घर में ध्यान ही नहीं देता। भोली did not want to bring disgrace to her family, so she agreed to marry Bishambar, who was of her father's age. भोली अपनी फैमिली की किसी भी हाल में डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, तो इस तरह वो एक बड़े आदमी से जो कि उसकी फादर की एज का है, उससे भी मैरिज करने के लिए राजी हो जाती है। उसका नाम है बिशंबर। बट एट द टाइम ऑफ मैरिज बिशंबर डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज। लेकिन जब शादी का दिन आता है तो बिशंबर कहता है मुझे 5000 रुपये दहेज चाहिए। भोली's फादर प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट। भोली के फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो अपने सर की पगड़ी बिशंबर के पैरों में रख देते हैं। बट बिशंबर वॉज एडमेंट, लेकिन बिशंबर जरा भी सिंपैथी नहीं दिखाता और अड़ा रहता है डाउरी के लिए। एट दिस रामलाल वॉज ब्रॉट अ बंडल ऑफ 5000 रुपीज एंड प्लेस्ड एट हिज फीट। रामलाल जो कि भोली के फादर हैं, आखिर में वो 5000 रुपए का एक बंडल लाकर बिशंबर के पैरों में रख देते हैं। भोली कुड नॉट टॉलरेट हर फादर्स इंसल्ट, लेकिन भोली को दिख रहा है कि उसके फादर की इंसल्ट हो रही है। She knew that she had the right to speak against injustice. भोली को पता है कि मेरे फादर के साथ गलत हो रहा है, this is injustice, तो वो बोलना शुरू कर देती है। She refused to marry बिशंबर। एंड में भोली खुद ही बिशंबर से मैरिज करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। She didn't want to marry such a mean and greedy man. बिशंबर एक अच्छा आदमी नहीं है और वो उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा था। She decided to serve her parents and show that girls are in no way less helpful than boys to their parents. भोली डिसाइड करती है कि अब वो कभी भी शादी नहीं करेगी और अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी। सो इसका मैसेज ये मिलता है कि गर्ल्स भी बॉयज़ की तरह ही अपने पेरेंट्स की सेवा कर सकती हैं, वो किसी भी हाल में बॉयज़ से पीछे नहीं है। सो दिस इज द समरी ऑफ भोली। नाउ विल डू कैरेक्टर स्केच।
सो फर्स्ट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, जो कि इस कहानी की मेन किरदार है। Holly is the central figure of the story and her character matures as she grows up from a neglected and shy child to a confident and self-respected woman. इस पूरी कहानी में भोली स्टार्टिंग में एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन एंड में वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन बन जाती है। अब भोली के साथ हुआ क्या था? She is born fair and pretty and gets a meaningful name, सुलेखा। जब भोली पैदा हुई थी तो उसका रंग बहुत ही साफ था और वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसका नाम रखा गया था सुलेखा। बट मिसफॉर्च्यून्स बिफॉल हर, लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। शी सफर्स अ हेड इंजरी एट द एज ऑफ 10 months। जब वो 10 months की थी तो उसके सिर पर एक चोट लग गई थी, which slows down her reflexes and she is unable to talk in a normal way। उसकी वजह से उसके सेंसेस ने काम करना कम कर दिया और अब वो नॉर्मल ढंग से बात नहीं कर पाती थी। टू मेक मैटर्स वर्स शी गेट्स अ सीवियर अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और ये मैटर और भी बुरा तब हो गया जब भोली को अटैक आया स्मॉल पॉक्स का। कब? एट द एज ऑफ 2 years। अब 2 years में भोली को स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया था। Which leaves permanent pock marks on her body, और इसकी वजह से भोली के पूरे फेस और बॉडी पर निशान पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती थी। When begins to learn talking by the age of 5, she starts stammering। जब भोली ने 5 साल की उम्र में बात करना सीखा तो तब उसने स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया। स्टैमर मीन्स हकलाना, जब सेंटेंस को आप अच्छे से नहीं बोल पाते। She becomes a withdrawn child with inferiority complex। अब भोली की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था और सब उसको कहते थे इसे कुछ नहीं आता, ये दिखने में भी सुंदर नहीं है। तो भोली के अंदर inferiority complex आ गया था कि ना ही मुझे कुछ आता है और मैं ही सबसे बुरी हूँ। She grows up in an environment where her family doesn't care for her। अब भोली एक ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी है जहां पर कोई भी उसका ध्यान नहीं रखता था और उसे नेग्लेक्टेड ही रखते थे। She never gets a new dress। कोई भी भोली के लिए कभी नई ड्रेस लेके ही नहीं आता था। She is neglected and ill treated by everyone। घर के सभी लोग और आस पड़ोस के लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। A positive change comes to her life when she begins her education at the village primary school। लेकिन भोली की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। कब? जब उसने प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू किया। Under the loving guidance of her teacher, she gradually overcomes her complexes। उस स्कूल में एक टीचर थी जिसने भोली की तरफ ध्यान देना शुरू किया और उसके अंदर जो भी लो कॉन्फिडेंस था उसको दूर किया और उसको अच्छे से जीना सिखाया। She empowers herself with knowledge। She gets transformed from a dumb cow to an intelligent and self-respecting young girl। भोली की टीचर ने उसको एम्पावर किया, किसके साथ? नॉलेज के साथ। उसे नॉलेज दी, उसे पढ़ाया लिखाया और उसको समझाया कि सिर्फ आउटर ब्यूटी ही सब कुछ नहीं होती है, और उसे एक डम्प काउ मीन्स एक ऐसा बच्चा जिसे घर वालों ने भी नकार दिया था। ऐसे बच्चे से उस टीचर ने उसको एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग यंग वुमेन बनाया। Towards the end of the story, she brings herself good luck by becoming educated, enlightened and empowered woman। स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि भोली अब एक एजुकेटेड गर्ल है, एनलाइटेंड है, वो अपना भला बुरा खुद सोच सकती है, और एम्पावर्ड है, वो अपने पेरेंट्स की सेवा करने का डिसाइड करती है और वो कहीं ना कहीं जॉब भी कर लेगी। सो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ रामलाल द नंबरदार, जो कि भोली के पिता हैं, फादर ऑफ भोली। रामलाल वॉज अ मिडल एज प्रॉस्परस फार्मर हु वॉज द नंबरदार ऑफ द विलेज। भोली के फादर एक मिडिल एज मैन है, लेकिन वो एक बहुत ही प्रसिद्ध फार्मर हैं और वो गांव के नंबरदार भी हैं। He had 3 sons and 4 daughters। उनके एक तरह से टोटल 7 चिल्ड्रन थे। Being conservative, he spent money on the education of his sons and sent his younger daughter Bholi to school just to gain goodwill of his superior, the तहसीलदार। अब जो गांव के लोग होते हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव सोच के होते हैं, तो वो लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझते, तो उसके फादर भी सिर्फ अपने बेटों की पढ़ाई पर ही पैसा लगाते थे। लेकिन उन्होंने तहसीलदार के कहने पर भोली को स्कूल भेजने की हाँ भर ली थी। He was very cautious about his social status as he urged his wife to dress up Bholi properly
so that the teachers and students of the primary school do not question his position. भोली के फादर ने भोली की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें अपने सोशल स्टेटस की पड़ गई कि लोग क्या कहेंगे, तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि भोली को स्कूल भेजते टाइम अच्छे कपड़े पहनाना, ताकि कोई उससे ये ना पूछे कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं. He consulted his wife while taking important decisions as he discussed about the proposal of an elderly widower Bishambar for Bholi. मिस्टर रामलाल ने अपनी वाइफ की भी सलाह ली थी जब उन्हें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था. इम्पॉर्टेंट डिसीजन था भोली की मैरिज से रिलेटेड, क्योंकि जो रिश्ता था वो एक बहुत बड़े आदमी का था जो ऑलरेडी एक विडोअर था. उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी. इतने बड़े आदमी के साथ भोली का रिश्ता तय किया गया था. He submitted to the social pressures and agreed to give dowry to बिशंबर. एंड में जब बिशंबर डाउरी की डिमांड करता है, वो कहता है मैं भोली से तभी शादी करूंगा जब मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे. तो सोशल प्रेशर में आकर रामलाल 5,000 रुपये देने के लिए भी तैयार हो जाता है. दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर रामलाल. नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज ऑफ द टीचर, जिसने भोली की लाइफ चेंज कर दी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Though the teacher appears very briefly in the story, but her appearance is of great significance which changes the entire course of Bholi's life. पूरी स्टोरी में टीचर का डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, लेकिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसने भोली की पूरी लाइफ बदल कर रख दी. She is kind, affectionate, caring and compassionate person. भोली की टीचर बहुत ही सिंपैथेटिक थी. वो भोली से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी. She has every quality of a good teacher. इस तरह से उसमें एक अच्छे टीचर होने की हर क्वालिटी थी. She has great patience and understands the psychology of Bholi, who is different from other children. भोली के टीचर में बहुत ही पेशेंस थी. उन्होंने हर कोशिश की कि वो भोली की साइकोलॉजी को समझ सके कि भोली क्यों ऐसी है और वो कब कैसा रिएक्शन देती है. She encouraged Bholi to shed her fear and learn to speak without stammering. भोली के टीचर ने भोली को बहुत ज़्यादा encourage किया कि वो अपना डर निकाल दे और बात करना सीखे और कभी भी ये स्टैमर ना करे. It is under her guidance that Bholi becomes a transformed child. जब भोली ने देखा कि उसकी टीचर उसके लिए बहुत पॉजिटिव वे से काम कर रही है, तो भोली भी धीरे धीरे चेंज हो गई. She is a blessing in disguise as she alters Bholi's personality. Blessing in disguise ये एक प्रोवर्ब है. इसका मतलब है बुराई में भी अच्छाई का होना. भोली के टीचर ने भोली की पूरी पर्सनालिटी चेंज करके रख दी. It is just her support and concern which instills confidence in a dumb cow. इस टीचर की सपोर्ट और कंसर्न की वजह से ही भोली के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया. और ये जो डम काउ बोला गया है, एक बहुत चुप रहने वाली लड़की. भोली बहुत ही चुप रहती थी और किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी तरफ कोई ध्यान देता था. लेकिन ये उसकी टीचर ही थी जिसने उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, उसकी पर्सनालिटी चेंज कर दी, उसकी जिंदगी बदल दी. तो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टीचर. तो जैसे हमने शॉर्ट स्टोरीज का पूरा टर्म 2 का सिलेबस इस एक वीडियो में किया है, ऐसे ही हम टर्म 2 के सारे चैप्टर्स एंड पोइट्री 2 अलग अलग वीडियो में करेंगे. उनको भी आप ज़रूर देखें. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. हमने आपकी टर्म 2 इंग्लिश की सारी शॉर्ट स्टोरीज इसमें कवर की हैं, अच्छे से समराइज किया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स किए हैं. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ भी सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. Thank you. Bye bye. Good luck.